हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो पे। तो पिछली बार हम लोगों ने एनसीटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था और अब हम लोग सीयूटी 2025 के लिए जो हिस्ट्री डोमेन है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं आप सभी के लिए 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकते हैं और इनको पढ़ना काफी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्या 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 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा फीचर नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट, आयरन टूल्स, ग्रेनरीज, सील्स विद स्क्रिप्ट। तो आप सभी को आंसर पता चल गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन टूल्स। आयरन टूल्स मतलब आयरन के डिस्कवरी के बाद आया, जो कि आयरन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द ऋग्वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। जो ऋग्वेदा है वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, हड़प्पन एग्रीकल्चर, लेटर वैदिक इकोनॉमी, अर्ली वैदिक सोसाइटी, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अर्ली वैदिक सोसाइटी, क्योंकि जो ऋग वेदा है वो सबसे पहला वेदा है और ये जो अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में डिटेल्स हम लोग को देता है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हु कंपोज द प्रशस्ति प्रेजिंग किंग्स एंड देयर रूल। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मर्चेंट्स, पोइट्स, प्रीस्ट, फिलिस्टर्स। तो जो इसमें ऑप्शन ए और डी है वो तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, बचा बी और सी। तो इसमें काफी कंफ्यूजन है कि जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग के पास आंसर है वो है प्रिस्ट। तो जितना मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला जो एनटीए जो आंसर को कंसिडर करता है वो प्रिस्ट है। और हम लोगों ने बहुत बार बुक्स में पोइट्स भी पढ़ा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो पोइट्स है मोस्टली वो प्रिस्ट ही रहते थे, मतलब जो ब्राह्मणास है वही पोइट हुआ करते थे। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो प्रिस्ट होगा, जो कि आपका इंस्क्रिप्शन वगैरह को कंपोज किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द मौर्यन एम्परर अशोका इंस्क्रिप्शन आर प्राइमरीली इन। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो प्राइमरीली किस लैंग्वेज में है। तो जो इसका करेक्ट आंसर, मतलब पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, संस्कृत, ब्राह्मी, प्राकृत, इन खरोस्त्री खरोस्ती स्क्रिप्ट या फिर पर्शियन। तो पर्शियन तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, बाकी ये पहले का 3 ऑप्शन है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो मेनली जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी में पाए गए हैं। ये जो एग्जैक्ट लाइन आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, इसको आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको मतलब ये आंसर जो है वो मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वहां पे अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनमें कौन सा लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्ट यूज किया गया था। तो नॉर्थ वेस्ट में खरोस्ती और ग्रीक ये भी पाए गए हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द टर्म गृहपति रेफर्ड टू। जो गृहपति है ये किस चीज को रेफर करता है, स्लेव, विलेज हेड, हाउस होल्डर, प्रीस्ट। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो है हाउस होल्डर। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्लेव को मतलब क्या कहा जाता था, स्लेव के लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाउस होल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अल्बिडूनी वाज ए स्कॉलर फ्रॉम। अल्बिडूनी कहाँ के स्कॉलर थे, मतलब कहाँ से आए थे, ये चीज पूछा जा रहा है। तो इसका जो सीधा साधा आंसर है वो है पर्शिया। अल्बिडूनी जो है वो खारिज्म उज्बेकिस्तान से आए थे, जो कि मतलब उस टाइम का पर्शिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने कौन सा सिटी को फाउंड किया था। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर है विजयनगर। इस पे आप हम्पी को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजयनगर। विजयनगर जो था वो कृष्णदेवराय ने उसको फाउंड किया था, उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कबीर बिलीव इन। तो आप सभी को पता होगा कबीर जो है वो मतलब निर्गुण भक्ति पे विश्वास करते हैं, तो आइडल वर्शिप तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। और उसके बाद रिचुअल्स, यूनिवर्सल गुड बियॉन्ड रिलीजन, एक्सक्लूसिवली इस्लामिक फिलोसफी। तो ऑप्शन बी और डी जो है वो सही आंसर्स नहीं है। जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यूनिवर्सल गुड बियॉन्ड रिलीजन। यूनिवर्सल गुड बियॉन्ड रिलीजन मतलब कि कबीर जो है वो किसी भी रिलीजन को ऐसे सपोर्ट नहीं करते थे। जो हिंदुइज्म में गलत है उसको हिंदुइज्म में गलत कहते थे, जो इस्लाम में गलत है उसको इस्लाम में गलत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस्ड जब्ती सिस्टम ड्यूरिंग मुगल रूल। तो जो मुगल रूल था उसमें जब्ती सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देख के लग रहे होंगे कि ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं जो आप लोगों ने कभी बुक में नहीं देखा होगा या फिर कभी नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एनटीए ने कहा है कि बस क्लास 12 के सिलेबस से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो बुक में है वही आएगा, बुक के बाहर भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पिछली बार भी आए थे जो हम लोग के 12 के सिलेबस में नहीं था, वो भी आए थे और अभी भी आ सकते हैं। तो अगर एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं
तो उससे नुकसान कुछ नहीं होना है, और बल्कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही नॉलेज रखना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कोई ना सके तो वो हम कर पाए इजीली। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हु इंट्रोड्यूस जापानीज सिस्टम ड्यूरिंग मुगल रूल। तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर ने जापानीज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था किसके साथ? टोडरमल। टोडरमल कौन थे? उनके फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी कह सकते हैं रेवेन्यू कलेक्टर, जो भी आप कहें। ठीक है, उनके साथ मिलकर अकबर ने जप्ती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द आईनी अकबरी वॉज रिटन बाय। आईनी अकबरी को किसने लिखा था? तो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईनी अकबरी को लिखा था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11, विच मुगल एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट को किस एम्परर ने बनाया था? तो जो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और हुमायूं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है शाहजहां। शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनाया था। क्यों बनाया था? एज पार्ट ऑफ दिस न्यू कैपिटल। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है एक जीके का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को, जो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके जीके में भी जनरली पूछा जा सकता है, तो उनको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन एट। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो कहाँ से शुरुआत हुआ है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन भी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मेरठ। मेरठ में जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको दिखाया, अभी भी आप ये भी क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये जनरली आपके जीके के क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं पे भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जनरल टेस्ट में भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और इनको इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, फिक्स इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चार्टर एक्ट 1813। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, और इसके अंदर ही क्या हुआ, जो इंडिया है उसको डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर ले आया गया। ठीक है, और आप कमेंट में ये बताइएगा कि जो चार्टर एक्ट 1813 था ये क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच कांग्रेस सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इन 1930। तो 1930 में पूर्ण स्वराज को किस कांग्रेस सेशन में डिक्लेयर किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कलकत्ता, लाहौर, सूरत, लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है लाहौर। लाहौर सेशन 1925 जो हुआ था उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने, जो हमारे लीडर्स थे, उन लोगों ने पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था। हु लेड द सोल्ट सत्याग्रह फ्रॉम साबरमती आश्रम। तो ये भी एक काफी आसान से सवाल है, इसका जवाब आप सभी को पता ही होगा। इसका जो सही जवाब है वो गांधी जी। गांधी जी ने लीड किया था दांडी मार्च साबरमती आश्रम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द सीमन कमीशन वाज अपोज्ड बिकॉज। सीमन कमीशन को क्यों अपोज किया गया? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, इट एम टू पार्टीशन इंडिया, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, इट सपोज्ड इंडियन, इट सपोर्टेड इंडियन इंडिपेंडेंस, इट वाज ए मिलिट्री ग्रुप। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर पता चल रहा होगा कि इट हैड नो इंडियन मेंबर। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। तो सुमन कमीशन को क्यों अपोज किया गया था? क्योंकि उसमें इंडियन मेंबर्स कोई भी नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड भगत सिंह। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको शायद से नहीं पता होगा, तो ये भी देखना काफी जरूरी है। ठीक है, कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें भगत सिंह को इंस्पायर किया था। तो ये भी एक जीके क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रशियन रेवोल्यूशन। जो भगत सिंह है वो रशियन रेवोल्यूशन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है, वो इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। अब मतलब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, एओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो ये सोचेगा कि हाँ एओ ह्यूम जो है उन्हीं को फाउंडर कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वही ऑब्वियसली प्रेसिडेंट होंगे। तो ऐसा नहीं है, एओ ह्यूम ने फाउंड किया था, लेकिन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि 1885 में फर्स्ट आईएनसी के जो मतलब प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप मतलब वहां पे ये मत लिख दीजिएगा कि सपोर्ट इंडियन मुस्लिम्स। आपको ऑप्शन दिख रहा है, सपोर्ट इंडियन मुस्लिम, प्रमोट हिंदी मुस्लिम यूनिटी, प्रोटेक्ट द ऑटोमन खलीफत, ओपोज वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो यहाँ आपको ऊपर से जो तीन ऑप्शन है एबीसी, तीनों ही लग रहे होंगे कि हाँ तीनों ही सही है।
और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रोटेक्ट द ऑटोमन खलीफत। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और ये जो पहले के आपको ए और बी दिख रहा है वो एक तरह से सेकेंडरी चीज था। पहला जो चीज था खिलाफत मूवमेंट का वो क्या था कि ऑटोमन खलीफत को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसमें ऑप्शन ए दिख रहा है हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी टू यूनिटी, सॉरी, ऑप्शन बी बोल रहा है टू बॉयकॉट इलेक्शंस, और ऑप्शन सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो हम लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करने के लिए लाया गया था, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज जो हम लोगों ने 1930 लाहौर कांग्रेस सेशन के बाद से जो मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे किसने विजिट किया था। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा मैं ऑप्शन दो ही में से एक सही हो सकता है, या तो फायन होंगे या फिर ह्यूएन होंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूएन जो है उन्होंने ही हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट किया था इंडिया में, ठीक है। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज वॉज प्रिडोमिनेंटली यूज्ड इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन। तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज ज्यादातर यूज किया गया था। तो इसका सीधा सा करेक्ट आंसर है संस्कृत। संस्कृत जो है मोस्टली गुप्ता इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया है, उस टाइम पे पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच फीचर इज एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। जो चोला डायनेस्टी ने टेम्पल्स बनाया है उनमें कौन सा ऐसा फीचर है जो कि मतलब ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है गोपुरम एंड द्रविडियन स्टाइल, ऑप्शन बी है डोम सेट सीलिंग, ऑप्शन सी है वुडन स्टाइल्स, ऑप्शन डी है मुगल आर्ट्स। तो इसका सीधा सा आंसर है गोपुरम। जो आपको आंसर दिख रहा है गोपुरम एंड द्रविडियन स्टाइल, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। जो चोला के टेम्पल्स थे, जैसे कि एग्जाम्पल है चोला के टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, वो सब में क्या होता था कि गोपुरम्स होते थे बहुत बड़े बड़े, और साथ में उनमें द्रविडियन आर्किटेक्चर पाया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज्ड। भक्ति मूवमेंट किस चीज को एम्फसाइज करता था। ऑप्शन है रिचुअलिस्टिक वर्शिप, ऑप्शन बी कास्ट हायरार्की, ऑप्शन सी पर्सनल डिवोशन टू गॉड, और ऑप्शन डी वैदिक सैक्रिफाइसेस। तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ऑप्शंस को, ताकि आप इसका आंसर सही से दे पाए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है पर्सनल डिवोशन टू गॉड। जो भक्ति सेंट्स है वो क्या सिखाते थे कि मतलब डिवोशन ज्यादा जरूरी है रिचुअल या फिर कास्ट डिवीजन से। कास्ट डिवीजन और रिचुअल्स को भक्ति सेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु लेड द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855-56। ये भी एक जीके का क्वेश्चन, साथ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का हिस्ट्री से, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू एंड कान्हू ये जो दो लोग थे इन्होंने ही सांथाल रिबेलियन को लीड किया था 1855-56 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच मुगल एम्पायर इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो इसका आंसर जो है वो आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसमें से रिलीजियस टॉलरेंस जो है किस मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा मतलब जाना जाता है उस चीज के लिए। तो इसका आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर। अकबर का एक पॉलिसी था सुल ए कुल, वो भी जो था मतलब रिलीजियस हार्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस वाज नॉट ए फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। उसमें आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है नोट ए फीचर, ठीक है। नोट का यूज किया गया है, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे नोट पूछा गया है वहां पे आप कोई गलत आंसर चूज करके ना आ जाए, ठीक है। तो 27 का ये क्या कह रहा है, जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू, उसके बाद बी है रेवेन्यू वाज फिक्स परमानेंटली, पीजेंट्स पेड टैक्स डायरेक्टली, इनकरेज लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पीजेंट्स पे टैक्स डायरेक्टली। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। पीजेंट्स डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करते। पीजेंट किसको टैक्स पे करते हैं, जमींदार को, और जो जमींदार है वो कंपनी को टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, मतलब ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है, द इंडिगो रिवोल्ट वाज लेड बाय। इंडिगो इंडिगो रिवोल्ट माने चंपारण मूवमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर काफी आसान सा है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है इंडिगो कल्टीवेटर्स, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा इसका, इंडिगो कल्टीवेटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप लोग जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सीयूटी का, उनका भी मैक्सिमम लोगों का ऐसा ड्रीम होगा कि हम लोगों को बीएचयू में जाना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी जान लीजिए कि जो बीएचयू का फाउंडर थे वो कौन थे, ठीक है।
बुक में दिया गया नहीं है, पर ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने बीएचयू को फाउंड किया था 1916 में, ठीक है। और क्यों? क्योंकि टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन विद इंडियन वैल्यूज, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको किसने लिखा था? तो जिन्होंने हिंदी पढ़ा होगा शायद क्लास 10 या 9 में, उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा नेहरू जी का, ठीक है। भारत की खोज, शायद यही नाम था। तो वही है भारत की खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसको किन्होंने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है, जब वो जेल में थे। क्वेश्चन नंबर 31 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है असर्शन में? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1922। सही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1922 में विड्रॉ किया गया था, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है? इट टर्न वायलेंट एट चौड़ी चौरा। जो चौड़ी चौरा था वहां पे वायलेंस होने की वजह से इसको विड्रॉ कर लिया गया था। और रीजन भी बिल्कुल सही है, और रीजन जो है करके एक्सप्लेन करता है क्योंकि चौड़ी चौरा पे इंसिडेंट हुआ, इसलिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको 1922 में विड्रॉ कर लिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म जजमानी सिस्टम। तो जजमानी सिस्टम सबसे बेस्ट कौन सा टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? जजमानी सिस्टम क्या था? जमींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, या ट्रेड गिल्ड नेटवर्क भी नहीं था, और एग्रीकल्चर टेंडेंसी भी नहीं था, ठीक है। ये कास्ट बेस्ड रेसिप्रोकल सर्विस सिस्टम था, ठीक है। कास्ट बेस्ड रेसिप्रोकल सर्विस सिस्टम मतलब कि सर्विस के बदले में उनको कुछ दिया जाता था, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह, इनसे उनको पेमेंट किया जाता था, इसी को जजमानी सिस्टम कहते थे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इन रूरल इंडिया आर्टिसंस एंड सर्विस कास्ट प्रोवाइडेड गुड्स सर्विसेज टू लैंड ओनिंग कास्ट इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 और 33, विच बुद्धिस्ट काउंसिल रिजल्टेड इन द डिवीजन इनटू हीनयाना एंड महायाना। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज के साइड से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट काउंसिल था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हीनयान और महायान का डिवीजन हुआ, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फोर्थ काउंसिल कौन करवाया था? कनिष्क के टाइम पे हुआ था, और इसी में हीनयान और महायान दो बुद्धिज्म का पार्ट में डिवाइड किया गया था, बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? विच सोर्स प्रोवाइड्स ए विविड अकाउंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा सोर्स है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छा सा जानकारी देता होगा? तो इसमें आप अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि उसमें ज्यादातर मतलब चंद्रगुप्त के टाइम का जो था, मौर्य एम्पायर का टाइम का था, उसी का कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन उसी के बारे में ज्यादा लिखाया गया था। लेकिन जो अर्थशास्त्र था वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइप का बुक था, तो उसमें इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं था, स्पेशली यही एक बुक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी फर्स्ट। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट को लॉन्च किया था? ये भी काफी आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिख रहा है सोल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इन सभी का डेट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाने को दे देगा, इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हाँ कि ये कौन सा मूवमेंट किस टाइम पे किया गया, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में सबसे पहले गांधी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? द हड़प्पन्स ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया। हड़प्पन्स जो थे वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया करते थे। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स मेंशन ट्रेड विद मेलुहा। तो पर क्या ये लग रहा है कि दोनों जो स्टेटमेंट वो सही है, ठीक है। ये दोनों जो स्टेटमेंट और बुक में भी लिखा गया है, तो आप उसको अगर एक बार अच्छे से रीडिंग मारेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? बोथ स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? द भक्ति सेंट हु यूज तमिल एज अ मीडियम फॉर हिज टीचिंग बस। तो इसमें से किस भक्ति सेंट ने तमिल को मीडियम ऑफ टीचिंग के रूप में इस्तेमाल किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंडाल। आंडाल जो थे वो एक अलवार सेंट थे, और मतलब वो तमिल में अपना जो बातें हैं जो भी है पोएम वगैरह वो कहा करते थे, सुना गाया करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया था, ठीक है। तो जब इससे पहले क्वेश्चन आया था कि कृष्ण देवराय ने अ, विजयनगर के सिटी को फाउंड किया था, इस टाइप का क्वेश्चन जो था एक, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो विजयनगर एम्पायर है उसको किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था हरिहरा एंड बुक्का। ये बुक में लिखा गया है।
इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कृष्णदेवराय लगा के बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बुक्का एंड हरियाणा या फिर हरियाणा एंड बुक्का, जो भी लिखे आप 1336 में इसको फाउंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ये भी हम लोग को बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का जानना जरूरी है, ठीक है। HSRA से कौन सा जो रेवोल्यूशनरी है वो एसोसिएटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो HSRA से रिलेटेड है, ठीक है। और HSRA के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से कल पढ़ेंगे। विच सिटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी हम लोग के सिलेबस के बेस पे, मतलब सिलेबस से रिलेटेड ही है। इसमें से कौन सा जो ट्रीटी है वो एंग्लो मराठा वार को खत्म करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो 1782 में हुआ था। और इसी के साथ जो आज का हम लोग का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सीयूटी के लिए, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग और भी आगे इसी तरह से सीयूटी, एनसीईटी या फिर आपका क्लास 12 11 जो भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनके रिलेटेड कंटेंट डालते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं। थैंक यू।